आप सुन रहे हो रेडियो विजन। प्रस्तुति दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला। मेरी युवा सहेलियों, यंग गर्ल्स और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे 8 मार्च की अनेक शुभकामनाएं। मैं लिनेश स्वाति झुंझुनवाला आज आपके साथ हमारी 27वीं भारतीय विदेश सचिव की कहानी उनके ही शब्दों में आपसे साझा करने जा रही हूँ। यह कहानी मुझे निहायत ही प्रेरक व रोचक लगी और इसलिए मैं युवा सहेलियों को शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वो ऑफबीट करियर में अपना मन बनाने की सोचे तो बस अपना इरादा पक्का कर ले और उनके प्रयासों को भरपूर दम भर दे। उनकी माँ और परिवार भी अगर उनका भरपूर साथ दे तो यही वह चंद लड़कियाँ आगे इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखती है जो हम सब के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होता है। आपको बता दूं कि भारतीय विदेश सचिव भारत के विदेशों से संबंध में विदेश मंत्रालय में नियुक्त किए गए सर्वोच्च राजनयिक होते हैं। विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अफसर होते हैं जो विभिन्न देशों में राजदूत रह चुके हैं। अब तक इस पद पर भारत में 3 महिलाओं ने अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहली 22वीं चोकीला अय्यर, 27वीं निरुपमा राव जिनकी आज हम बात करने वाले हैं और 29वीं सुजाता सिंह। निरुपमा राव ने अपनी कार्यालय सेवाएं 31 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2011 विदेश मंत्री SM कृष्णा के रहते दी थी। ये पूर्व विदेश मंत्री के अपने विचार मेरे वाणी से आप तक पहुंचाने की कोशिश को अपने कमेंट्स द्वारा व्यक्त अवश्य करें। 12 साल की उम्र से ही मेरा यह सपना था कि मुझे भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करना है। 21 साल की उम्र में मैं सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुई। मई 1973 का वो दिन मैं कभी भुला नहीं सकूंगी जब मेरे घर पर एक टेलीग्राम आया। उसमें यह सूचना थी कि भारतीय विदेश सेवा और प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थियों में मुझे पूरे देश में पहला स्थान मिला था। मैं अपने जीवन को एक संघर्ष की तरह परिभाषित करना चाहूंगी, एक जद्दोजहद स्वतंत्र पेशेवर महिला के रूप में अपनी पहचान बनाने की और खास तौर पर हमारे जैसे समाज में महिलाओं के लिए तय किए गए स्टीरियोटाइप को तोड़ने की। विदेश सेवाओं में बिताए गए वर्षों ने मेरे जीवन को निर्धारित किया है और महिलाएं क्या कुछ हासिल कर सकती है इसकी हदबंदियों को आगे भी धकेला है। मैंने मात्र 22 वर्ष की आयु में विदेश सेवा में प्रवेश किया था। यह उस 4 दीवारी से बहुत अलग दुनिया थी जिसे मैंने बड़े होते समय जाना था। मेरा जन्म केरल के मल्लपुरम में हुआ था। मुझे अपने पुश्तैनी घर के आसपास फैली हरियाली याद आती है। मेरे पिता एक सैन्य अधिकारी थे और इस कारण मेरा आरंभिक जीवन भारत के अनेक कैंटोनमेंट कस्बों में बीता। मुझे और मेरी बहनों को हमारी माता पिता जितनी ही अच्छी शिक्षा मिली। मैं निरंतर पढ़ती रहती थी। आधुनिक भारत का इतिहास मुझे बहुत आकृष्ट करता था। ज्ञान के प्रति मेरी भूख को भड़काने में पिता के द्वारा दी गई किताबों ने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रोत्साहन से मैंने अखबारों को पढ़ना और मौजूदा घटनाओं पर रेडियो प्रसारणों को सुनना शुरू कर दिया था। मुझ पर मेरे माँ का भी गहरा असर पड़ा था। वे बहुत मेधावी महिला थी और अपनी 3 बेटियों के लिए उन्होंने बड़े सपने देखे थे। वे अपनी परिवार की पहली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी। मैं उनकी पहली संतान थी, इसलिए विशेषकर मेरे लिए उन्होंने बहुत ऊंचे मानदंड तय किए थे। मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुली सोच वाले थे
और वे अपनी बेटियों को अपने मित्रों और परिचितों के बेटों की ही तरह जीवन में सफल होते देखना चाहते थे। मुझे कभी इस कैरियर का चयन करने में खेद नहीं हुआ। राजनय के करियर में हमें जीवन के बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। इसमें हम यह समझते हैं कि युद्ध कैसे होते हैं, उन्हें कैसे टाला जा सकता है, वार्ताएं सफल और विफल कैसे होती है, और कैसे अपने जीवन की ही तरह विदेश सेवा में भी हमें दूरदर्शी, सुदृढ़, अपने हितों के प्रति सचेत और जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। मैं डिप्लोमेट इसलिए बनी क्योंकि मुझ में अपने आसपास की दुनिया को जानने की उत्सुकता थी। मुझ में इतिहास के प्रति गहरी रुचि थी। मैं जानना चाहती थी कि स्वतंत्र भारत के मूल्य क्या है और उससे मैं कैसे प्रभावित होती थी। मैं हमेशा अनेक प्रश्न पूछती थी और जवाबों की तलाश में रहती थी। मैं किसी लीक पर नहीं चली और अपना रास्ता स्वयं तय किया। दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं कामयाबी नहीं पा सकती। डिप्लोमेसी की दुनिया में मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं पुरुषों की दुनिया में एक महिला हूँ। मैंने हमेशा यही माना कि मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जो पुरुष कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कोई सीमाएं नहीं थी। यकीनन चुनौतियां भी कम नहीं थी। मेरा विवाह एक IAS अधिकारी से हुआ था। मेरे सामने 2 विकल्प थे। पहला यह कि मैं एक परंपरागत विवाहित महिला की भूमिका निभाते हुए नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि दिल्ली को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं और मेरे पति साथ रहकर काम कर पाते। दूसरा विकल्प यह था कि हम पति पत्नी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमेशा साथ नहीं रह सकेंगे। हमने दूसरा विकल्प चुना। अलग अलग रहे। छुट्टियों के दौरान कुछ समय के लिए ही हम मिल पाते थे। मेरे पति की पोस्टिंग कर्नाटक के अनेक जगहों पर होती रही, जबकि मैं विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में सेवाएं देती रही। हमारे दोनों बच्चों को भी इस तरह के जीवन के साथ एडजस्ट करना पड़ा, जिसमें वे अपने माता पिता को यदा कदा ही साथ देख पाते थे। यह एक बहुत ही गैर परंपरागत वैवाहिक जीवन था, लेकिन परस्पर कमिटमेंट और भरोसे के कारण हमारा रिश्ता कायम रहा। मैंने हमेशा अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। आज जब मैं पीछे लौटकर देखती हूँ तो अपने इस अद्भुत जीवन के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाती हूँ। डिप्लोमेसी की फील्ड में महिलाओं का प्रवेश अभी नया ही है। एक अरसे में इसमें पुरुषों का दबदबा रहा है। अभी चंद दशक पहले तक यही माना जाता था कि कूटनीति, संप्रभु राष्ट्रों की आपसी वार्ताओं और राजनय में भला महिलाओं का क्या काम। वास्तव में महिलाओं के प्रति समाज के रवैये में बदलाव की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की आत्मा स्त्रीण है, पौरुषपूर्ण नहीं है। वे महिलाओं को राजनय में देखना चाहते थे, लेकिन वे भी महिलाओं के द्वारा विवाह के बाद नौकरी छोड़ने के नियम को बदल नहीं सके थे, जिससे अनेक चमकदार कैरियरों का दुखद अंत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मसलों में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं के लिए डिप्लोमेसी में करियर बनाना एक बहुत संतोषजनक और सशक्त करने वाला विकल्प हो सकता है। मैंने 1973 में विदेश सेवाओं को ज्वाइन किया था। तब से अब तक महिला राजनयिकों के लिए बहुत अवसर निर्मित हो चुके हैं। अभी तक 3 महिलाओं ने विदेश सचिव की भूमिका निभाई है और भारतीय मिशन की प्रमुख, राजदूत, उच्चायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी पहुंची है। विदेश मंत्रालयों की प्रवक्ता भी एक महिला रह चुकी है। राजनीति में बढ़ता प्रतिनिधित्व भी महिलाएं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी कम जरूरी नहीं। अपना रास्ता चुने और उस पर कायम रहे। रिजल्ट आपके सामने निश्चित ही आएंगे।
फिर मिलेंगे और एक प्रेरक कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। रेडियो विजन के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कवयित्री राधिका देशपांडे। मैं अपने परिचय में बस इतना ही कहूँगी कि मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका होने के साथ साथ एक कवयित्री, लेखिका एवं सुदृढ़ संचालिका हूँ। मेरी हॉबी कुछ अलग है दोस्तों। बचपन से मुझे दूसरों के अक्षर सुधारने में मदद करने का बड़ा शौक था और उसी के तहत आज मैं एक प्रोफेशनल हैंडराइटिंग क्लास चलाती हूँ। आज तक हजारों बच्चों और शिक्षकों के हस्ताक्षर सुधारने में मुझे बड़ी खुशी है और इस लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन हैंडराइटिंग क्लासेस तथा एक यूट्यूब चैनल हैंडराइटिंग क्लास नाम से शुरू किया है। इस माध्यम से सभी विद्यार्थियों तक मैं यह प्रशिक्षण पहुंचाना चाहती हूं। मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूं लायनेस क्लब शेगांव और अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला अघाड़ी अध्यक्षा के रूप में। मुझे कई सामाजिक गतिविधियां करने का अवसर मिला, इस बात की बड़ी खुशी है। साहित्य क्षेत्र में कवि विचार मंच शेगांव की उपाध्यक्षा के रूप में सेवा करते हुए मैं अपना भाग्य समझती हूँ। मेरी प्यारी सखियों, आज रेडियो विजन में मैं आपसे आपकी ही बातें करने आई हूँ। लॉकडाउन में गृहिणी की भूमिका। इस लॉकडाउन का असर किस किस पे नहीं पड़ा। लॉकडाउन 1 की बात करें तो बंद दरवाजे, सुनसान सड़कें, खुलेआम घूमने वाले जानवर, खुली प्रदूषण मुक्त हवा, आहा, स्वच्छ निर्मल नदियाँ, आपस में परिवार के साथ दादा दादी नाना नानी के साथ वक्त बिताने वाले बड़े छोटे बच्चे, स्कूल की छुट्टियाँ, घर में बनने वाली मिठाइयाँ, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, कपाटों में बंद पड़ी साड़ियाँ, घर के सामने बंद पड़ी गाड़ियाँ, खांसने वाली बेबस बुढ़ियाँ, इन सब बातों में कितना कुछ बदल गया। लेकिन क्या हम सभी ने गौर किया है, जीवन में इतना सा भी बदलाव नहीं आया? तो वो है एक व्यक्ति, गृहिणी के। एक गृहिणी जो दिन रात अपने परिवार के लिए सुबह जल्दी उठकर मेहनत करती है, पूरा दिन घर में ही बैठकर अपना कर्तव्य दक्ष गृहिणी का जिम्मा उठाती है। आज भी उठाती है, लॉकडाउन में भी उठाती आ रही है और कल भी उठाती रहेगी। माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वह पहले से ही निभाती आ रही है। लॉकडाउन में उसे इसके लिए अलग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लॉकडाउन में घरों में बंद रहकर सभी बच्चे, पुरुष, वर्किंग वुमेन सब कह रहे हैं, अब हम घर में बंद बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। अब हमारा दम घुट रहा है, हमारा संयम टूट रहा है। लेकिन एक गृहिणी जो आजीवन अपने घर को स्वर्ग बनाने में ही जुटी रहती है, इस बात का उसे जरा सा भी खेद नहीं है कि वो घर में ही है, क्योंकि वो तो पहले से ही घर में है। अगर बात करें उसकी लॉकडाउन की भूमिका की, तो याद करो वो दिन कि इस लॉकडाउन में घर में उपलब्ध सामग्री को लेकर ही सबकी मम्मी हलवाई बन चुकी है। रोज एक नई डिश यूट्यूब से सीखो और अपनी इनोवेटिव स्किल से उसे सबके सामने, मतलब मोबाइल स्टेटस के लिए या परिवार के लिए सज धज कर हाजिर करो। बढ़ गई ना जिम्मेदारी गृहिणी की। और ये सब उसने किसके कहने पे किया? क्या किसी के कहने पे किया? बिल्कुल नहीं, अपने परिवार के लिए किया, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया। लॉकडाउन में गृहिणी की भूमिका इस विषय पर गौर किया जाए तो गृहिणी की जिम्मेदारी और काम इस कदर बढ़ गया है कि वो हैरान परेशान हो गई है। सबसे पहले तो काम वाली बाई ने टाटा बाय बाय कर दिया।
यानी बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब कुछ करते करते ये महारानी नौकरानी कब बन गई उसे ही पता नहीं चला। ऊपर से बच्चों के स्कूल की छुट्टी, पूरा दिन बच्चों का घर में उधम, उनके ऑनलाइन क्लासेस की जिम्मेदारी, बच्चों को सुबह जल्दी जगाओ, फिर व्हाट्सएप के मोबाइल ग्रुप पे उनकी क्लास की लिंक आई है क्या देखो, उनको बुक्स निकाल कर दो, फिर उनके पास क्लास होने तक बैठे रहो, माइक ऑन ऑफ करने में उनकी मदद करो, उनका होमवर्क करवाओ, उनकी एक्टिविटीज़ पूरी करवाओ। अब ये गृहिणी अपने बच्चों के लिए शिक्षिका की भूमिका भी निभा रही है। गृहिणी का काम कितना बढ़ गया है। घर को सैनिटाइज करो, कपड़े धोना, मास्क धोना, चप्पल्स धोना, घर के चौखट के बाहर से आई हर चीज़ जैसे सब्जी धोना, हर पैकेट को सैनिटाइज करना। उफ, कितना सारा काम बढ़ गया है। ऊपर से पतिदेव का वर्क फ्रॉम होम, कितने गैर जिम्मेदार हैं ये लोग। लैपटॉप कहाँ, फाइल्स कहाँ, मोबाइल कहाँ, चार्जर कहाँ, कितना काम बढ़ गया है। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं कि जो वर्किंग वुमेन भी अभी गृहिणी का जिम्मा निभा रही है। वर्क फ्रॉम होम, अब 2 in 1 काम करते करते रात रात भर जाग कर वो अपने आप को डिजिटल साक्षर बना रही है। पहले ज़माने में रात्रशाला में साक्षरता अभियान चलाया जाता था, आज भी चलाया जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब डिजिटल साक्षरता हो गई है। डिजिटल साक्षरता आवश्यक हो गई है। और सबसे बड़ी परीक्षा तो अब भगवान ले रहे हैं। नवरात्रि का उत्सव घर में ही मनाया जा रहा है। इस उत्सव में रोज 9 रंग की अलग अलग साड़ियाँ पहनकर मंदिर में जाना, डांडिया करना, वो सब अब मिसिंग है। त्योहार मनाने में भी पीछे ना हटने वाली ये गृहिणी अभी भी पीछे नहीं है। सीमा में रहकर ही सही, नवरात्रि तो जरूर मनाई जा रही है, शक्ति और भक्ति के साथ। भक्ति अपने परिवार के खुशी के लिए और शक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आज मंदिर तो बंद है, लेकिन नवरात्रि उसी तरह मनाई जा रही है जैसे हर साल मनाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर कोरोना योद्धा बनकर ये गृहिणी घर की चौखट पे खड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर कोरोना योद्धा बनकर अपने घर की चौखट में ये गृहिणी खड़ी है, कोरोना के विषाणु को अंदर प्रवेश ही ना करने दे, इसलिए वो अपना हर फर्ज निभा रही है। फर्ज एक माँ का, फर्ज एक बेटी का, फर्ज एक डॉक्टर का कि घर में कोई बीमारी ही ना हो, और अगर किसी को हो भी गई तो उसे काढ़ा पिला पिला कर ठीक करे। एक गृहिणी फर्ज निभा रही है एक संस्कारी बहू का। कला और सौंदर्य की ये मूर्ति सुबह की रंगोली से लेकर रात की धूप बत्ती तक अपना फर्ज निभा रही है। वो फर्ज निभा रही है एक स्नेहमयी व्यक्ति का। अपने परिवार के साथ सगे संबंधी स्नेही सहेलियों को सोशल मीडिया के माध्यम से उनका हालचाल पूछने में जुटी रहती है। वो फर्ज निभा रही है समर्पण का। अपनी हालत का ख्याल ना रखते हुए सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगी है आज की गृहिणी। अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को संवारने का। कोरोना के चलते सभी की आर्थिक हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गृहिणी अपने हालात सुधारने के लिए सदैव तत्पर है। घर में भले ही नौजवान बच्चे मोबाइल पे लगे रहे, गेम खेलते रहे, लेकिन गृहिणी अपना हिस्सा कमाने में जुटी है और घर का बोझ उठाने में जुटी है। भविष्य में ये सब कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन ऐसी विपदा से निपटने की मानसिक तैयारी एक गृहिणी की है। आज तक हमने कई किसानों को आत्महत्या करते हुए देखा है, असफल विद्यार्थियों को अपना जीवन समाप्त करते सुना है,
लेकिन क्या किसी गृहिणी ने कभी ऐसा किया है? बिल्कुल ही नहीं। आज घर बंद है, मंदिर बंद है, मार्केट बंद है। मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ परमात्मा का अस्तित्व हो। भगवान कौन है? जो आत्म प्रकाश जागृत करे। पुजारी कौन है? जो सत्य को मानता हो। यही तो है आदि शक्ति। आज यह आदि शक्ति ही घर घर में गृहिणी के रूप में पाई जा रही है। जिस तरह हमारी पलकें हमारी आँखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह ये गृहिणी इस लॉकडाउन में अपने परिवार की रक्षा कर रही हैं। लॉकडाउन के लिए कहा जाए तो यह कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला। यह कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला, कमरे के अंदर घर है और गाय में है गौशाला। सफदर हाशमी कहते हैं, इस घोटाले को टाले, चाबी ताले में डाले। इस घोटाले को टाले, चाबी ताले में डाले, कमरे को घर में ले आए, गौशाला में ही गाय पाले। लॉकडाउन के चलते ये स्थिति कब और कैसे सुधरे ये तो अभी निश्चित नहीं, लेकिन आज घर घर की इस आदि शक्ति को, गृहिणी को मैं शत नमन करती हूँ। श्वेत पद्मासनो देवी श्वेत पुष्पोपशोभिता, श्वेतांबरधरा नित्या श्वेत गंधानुलेपना, श्वेताक्षरसूत्रहस्ता च श्वेत चंदन चर्चिता, श्वेत वीणाधरा शुभ्रा श्वेत अलंकार भूषिता, वंदिता सिद्ध गंधर्वे वर्चिता सूरदानवे, पूजिता मुनिभिः ऋषिभिः स्तुत्यन्ते सदा, स्तोत्रानयनन्ता देवी जगद्धात्री सरस्वती, ये स्मरति त्रिसन्ध्या सर्वविद्या लभन्ति ते। ओम सरस्वते नमः। धन्यवाद।